अपनी लंबी दाढ़ी बनाकर बाहर निकले और अगले ही दिन आपने उस दाढ़ी पर उस तरह चला दिया। आपको नहीं पता कि इस्लाम के अहकामात क्या हैं, आपको नहीं पता कि इस्लाम क्या कहता है, या तो दाढ़ी बढ़ाओ मत या दाढ़ी कटाओ मत। तो आपने उस इस्लाम पे भी जन्नाटेदार चप्पल मारा। हुआ क्या था, आखिर हुआ क्या था कि विनय दुबे ने कितना पैसा खाया? वो वकील कौन थे जो विनय दुबे ने करे, और वो वकील कौन थे जो आप कह रहे हैं आपने करे? आप पूरा का पूरा आकर एक लाइव बनाएं, आप नहीं बना सकते तो आपकी बीवी तो बात बात पे लाइव करती थी। शबिस्ता कफील तो बात बात पे लाइव करती थी, तो अपनी बीवी को लिख कर दे दें पॉइंट। तो इनको नहीं पता था, इनको तो उम्मीद ही नहीं थी कि इनके साथ क्या होने वाला है या इतने मशहूर होने वाले हैं। और जैसे ही ये मुद्दा इंटरनेशनल बना तभी इनकी वाइफ ने मुझे ब्लॉक कर दिया, और इन्होंने मतलब मेरा बिल्कुल इन्होंने मुझे फेसबुक से व्हाट्सअप से इन्होंने मुझे डिलीट करना शुरू कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया। और मैं बावली, मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैं रिजल्ट नहीं चाहती, मुझे अभी भी कोई रिजल्ट नहीं चाहिए। मिसेस शबिस्ता कफील, आपसे मुझे कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, मुझे डॉक्टर कफील से भी कोई रिवार्ड नहीं चाहिए। अल्लाह आपको खुश रखे, खुशहाल रखे, अपनी फैमिली के साथ आप खुश रहें। मगर मेरे साथ भी हुआ बहुत बड़ा, मेरे साथ भी जुल्म करा, और मैंने लेकिन नहीं बताया। मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर आपको इस बारे में बताया तक नहीं कि इनकी वाइफ मुझे 2 महीने से ब्लॉक करके बैठी हुई है, और मैं फिर भी इनके लिए आवाज़ उठा रही थी। फिर भी मैं कह रही थी, जिस दिन ये मथुरा जेल से निकले उस वक्त भी इनकी वाइफ ने एक ट्वीट करा था कि नहीं, वहाँ का जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो इनको बाहर निकलने नहीं दे रहा। तो मैं और पीस पार्टी के जो वो इंजीनियर शदाब हैं, उसने वीडियो बनाई। मैंने 11 बजे आकर लाइव करा, मैं कभी 11 बजे लाइव नहीं करती, मैंने 11 बजे फिर लाइव करा और कहा कि हमें पूरा खतरा है कि उनका जेल में एनकाउंटर कर दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप हमें रिवार्ड दें मैं ये नहीं कह रही कि आप हमें रिवार्ड दें, लेकिन जिन लोगों ने आपके लिए इतनी मेहनत करी, चाहे वो विनय दुबे हों, चाहे भारत के दूसरे लोग हों, आप उनका थैंक्स कर सकते थे, आप कर सकते थे। आपने विनय पे इल्ज़ाम लगा दिया कि हमारे हस्बैंड के नाम पे कुछ लोग चंदाखोरी कर रहे हैं। ये मैंने नहीं बोला, ये मिसेस कफील ने खुद बोला, ये खुद बोला कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर, सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर कुछ लोग हमारे नाम पर चंदाखोरी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, चंदा कौन कर रहा था? सिर्फ एक विनय भाई थे जो पैसे मांग रहे थे, और तो कोई नहीं मांग रहा था। अब जैसे हम चाय वाले को चौकीदार, चाय वाला कहते हैं, हम चाय वाला किसको कहते हैं, हम तड़ी पार किसको कहते हैं, हम चौकीदार किसको कहते हैं? हम नाम भी मेंशन न करें, लेकिन जनता सब जानती है हम किसको कह रहे हैं। चाय वाले का मतलब हमारे प्रधानमंत्री ही होता है, तड़ी पार का मतलब अमित शाह ही होता है। तो अगर हम ये कहें कि चंदाखोरी कर रहे हैं, तो सीधा का सीधा इल्जाम किस पे जाएगा? जाहिर सी बात है विनय दुबे पे जाएगा, क्योंकि विनय दुबे ही कह रहे थे कि मेरी मदद करिए और हमें डॉक्टर कफील को बाहर निकालना है और बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, यहाँ पर देने हैं, जुडिशरी को देने हैं, इसको देने। तो विनय दुबे ही भाई कह रहे थे, और तो कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे पैसे नहीं मांग रहा था। तो इन्होंने उनको भी आकर ये कह दिया कि नहीं भाई, चंदाखोरी बंद करें। और जबकि परसों विनय दुबे भाई ने एक्सपोज करा है, मैंने भी पूरा लाइव देखा, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि विद फैक्ट विद प्रूफ उन्होंने एक कॉल रिकॉर्डिंग, एक चैट दिखाई है। लेकिन मैं तो विनय दुबे भाई की तरह अक्लमंद भी नहीं हूं, और मुझे कोई रिवार्ड भी नहीं चाहिए। तो मैंने ना तो मिसेस शबिस्ता की कोई चैट अपने पास रखी, ना उनकी कोई कॉल अपने पास रखी। हाँ, फोटो हैं, वो आप खुद देख सकते हैं कि 16 फरवरी में वो मेरे साथ खड़ी हुई थी या नहीं थी, और मैं उनके आंसू साफ कर रही थी या नहीं कर रही थी। बात यह है कि चलिए डॉक्टर कफील जेल से बाहर आए, अल्लाह का शुक्र है वो बाहर आए, आपकी दुआओं से बाहर आए। तो डॉक्टर कफील ये तो नहीं कह सकते कि नहीं भाई वो छुप कर बैठ गए, वो पब्लिक का सामना नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने जनता को थैंक्स भी नहीं करा। जब वो बंदा इतना डेयर था कि जेल से निकलते ही 46 मिनट का उसने इंटरव्यू निकाल दिया, 46 मिनट का उसने इंटरव्यू निकाल दिया, यानी कोई ना कोई पावर उसके साथ थी, कोई ना कोई ताकत उसके साथ थी कि जेल के दरवाजे के बाहर आते ही वो 46 सेकंड का इंटरव्यू दे रहे हैं। तो डर तो किसी बात का उनको था नहीं, जाहिर सी बात है कि वो डर जाते। तो बनता था आपको एक थैंक्स बनता था विनय भाई का और तमाम उन लोगों का जिन्होंने आपके लिए आवाज़ उठाई। अरे आप कह देते ना कि भाई मुझे मेरी फैमिली ने आज़ाद कराया, मेरे वकीलों ने आज़ाद कराया और आपकी दुआओं ने आज़ाद कराया, आप कह सकते थे। और ये वाली बात यही नहीं कि इसके बाद जो थे वो डॉक्टर कफील जाकर कहीं छुप गए, नहीं छुपे। उसके बाद उनको कांग्रेस ने जयपुर में एक फार्म हाउस में शिफ्ट कर दिया, अगले दिन ही शिफ्ट कर दिया, अगले दिन ही शिफ्ट कर दिया, कांग्रेस ने शिफ्ट कर दिया।
तो भाई जब आपकी जान को खतरा था और आप कह रहे थे 5-5 पेज के आप फर्रे जेल से निकाल रहे थे, तो भाई मैं तो कभी जेल गई नहीं, ना मेरा कोई ख़ानदान का लोग रिश्तेदार गए। तो सवाल ये बनता है, जब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो ये योगी साहब हैं इतने जालिम हैं, इतने जालिम हैं, तो वो कैसे मुमकिन है कि 5-5 पेज के फर्रे जेल से बाहर निकल कर आ गए? क्या चेकिंग नहीं होती थी? तो ये चक्कर क्या था? और जब वो कह रहे थे कि मुझे जेल में मार दिया जाएगा या मुझे खाना नहीं दिया गया, उनकी बॉडी को देख के तो कहीं नहीं लगा कि वो 5-5 दिन से भूखे थे, 5-5 दिन से प्यासे थे। और कमाल की बात देखिए, कमाल की बात ये देखिए कि जो योगी सरकार विकास दुबे का इनकाउंटर करवा सकती है, तो क्या डॉक्टर कफील को जेल में नहीं मरवा सकती थी? उसके लिए क्या मसला था? एक तो डॉक्टर कफील, ऊपर से मुसलमान, तीसरा NSA, तो उनके लिए क्या मुश्किल था? यूपी सरकार के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या मुश्किल था कि वो जेल में डॉक्टर कफील को मरवा देते? सोचना बनता है। तो नहीं मरे वो, यानी कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स चल रही थी। और 2-3 महीने से मेरे पास कॉल्स आ रही थी, SMS आ रही थी, और मुझसे ये कहा जा रहा था कि ऐमन रिजवी तुम गलत बंदे को सपोर्ट कर रही हो, तुम गलत बंदे को सपोर्ट कर रही हो, डॉक्टर कफील बाहर आना चाहिए। बेशक, लेकिन जो रायता दिखाया जा रहा है, जो आपको दिखाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है, जो नहीं दिखाया जा रहा है वो है। यानी जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है कि डॉक्टर कफील के भाई खुद नहीं चाहते कि डॉक्टर कफील जेल से बाहर आए, क्योंकि 20 लाख पर हेयरिंग इनको फंडिंग मिल रही है। और वाकई सवाल बनता है, जब विनय दुबे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर आपसे पैसा मांगते हैं कि भाई मैं डॉक्टर कफील की मदद करूंगा, और आप मदद करते हैं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि कफील की फैमिली पैसा मांगे उसको पैसा ना मिले। ऐसा मुमकिन है कि कफील की फैमिली पैसा मांगे उसको ना मिले? जब विनय दुबे कोई रिश्तेदार नहीं है, स्टेट भी एक नहीं, महाराष्ट्र से बंदा आके मुहिम चला रहा है और कफील कर रहा है, तो उसको लोग चंदा दे रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कफील के भाई पैसा मांगे ना मिले? तो 2 महीने से मेरे पास इस वाली बात की कॉल्स आ रही थी कि ऐमन रिजवी डॉक्टर कफील के भाई नहीं चाहते कि कफील बाहर आए, क्योंकि हर हेयरिंग पे इनको 20 लाख मिल रहे हैं, इसलिए तुम ज़्यादा मत बोलो, सिर्फ ये बोलो कि हाँ डॉक्टर कफील बाहर आना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी आवाज़ उठाती रही। और जैसे आपको याद होगा, एक बार मैंने एक लाइव बनाया था, एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर कफील बाहर आ गए। उसमें भी मेरे साथ गेम खेला इस कफील की फैमिली ने ही मेरे साथ गेम खेला। मैं बहुत बीमार रहती हूँ, किडनी पेशेंट हूँ, मैं आपसे पहले भी बता चुकी कि मैं सारी रात जागती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। एक तो समाज के इशू हैं, फिर मैं सोचती रहती हूँ अल्लाह क्या होगा। तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ के मोस्टली सोती हूँ 5 बजे। तो मैं 10:30-11 बजे मैं उठी, तो मैंने जैसे ही मोबाइल ऑन करा मेरे पास कॉल्स आनी शुरू हो गई मीडिया की कि अहमद कफील रिलीज हो गए। मैंने कहा है कफील कैसे रिलीज हो गए? कि सारा सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि डॉक्टर कफील बाहर आ गए। मेरे पास जो सूत्र थे इनकी फैमिली तक पहुंचने के, मैंने वहां कॉल करी कि क्या डॉक्टर कफील बाहर आ गए? तो एक बंदी जो इनकी बहुत खासम खास है, उन्होंने मुझसे कहा हाँ भाई आ गए। मिसिस कफील ने अपने अकाउंट पर एक ऑडियो डाल रखी है, जिसमें 10:30 बजे डाली, जिसमें इन्होंने कहा कि कफील को क्लीन चिट मिल गई। 10:30 बजे इन्होंने एक ऑडियो डाली और फिर बाद में वो डिलीट कर दी। उस बिहाफ पर मैंने 10 मिनट की 5 मिनट की वीडियो बनाकर लोकतंत्र टीवी को भेज दी कि भाई मुबारक हो कफील बाहर आ गए। और अगर वो आप मेरी इंटरव्यू नहीं बल्कि वो बाइट देखें, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखें कि मैं कितने दर्द में हूं और कितनी खुश हूं, समझ नहीं आ रहा कि मैं रोऊं या हंसूं। लेकिन वहां पर मुझे टैग करा जाने लगा कि ऐमन रिजवी झूठ बोलती है और ये झूठी अफवाह फैलाई। फौरन इन्होंने मिसेस कफील ने आके कह दिया कि नहीं अभी आज़ाद नहीं हुए। 5 बजे आके फिर मैंने दोबारा लाइव करा, सॉरी बोला, मिसेस कफील से सॉरी बोला, तमाम भारतीयों से सॉरी बोला। उसके बाद रात को फिर 10 बजे मैंने लाइव करा, 10:30 बजे फिर मैंने सॉरी बोला कि हाँ मुझसे गलती हुई, डॉक्टर कफील बाहर नहीं आए। मैंने डॉक्टर कफील को इतना सपोर्ट करा, मेरा कोई लालच नहीं था। और इन्होंने क्या करा, जो मतलब एक बात आप खुद सोचो भाई, डॉक्टर कफील जेल से बाहर आए, आप सबने देखा डॉक्टर कफील की दाढ़ी इतनी लंबी थी, बादशाह होकर बाहर निकले थे। तो सवाल बनता है क्या जेल में हज्जाम नहीं आता था? क्या जेल में नाई नहीं होते? डॉक्टर कफील की दाढ़ी क्यों बढ़ी? सर के बाल क्यों नहीं बढ़े? बाल तो बिल्कुल सेट थे, यानी कि जेल में हज्जाम जा रहा था और उनकी सेटिंग चल रही थी, तो दाढ़ी उन्होंने क्यों बढ़ाई? यानी कि पूरे मुसलमानों को बावला बनाने के लिए उन्होंने दाढ़ी बनाई, ताकि पूरी मुसलमान कम्युनिटी उन पे टूट पड़े, हाय हमारा कफील, हाय हमारा कफील। यानी यहाँ भी आपने मुसलमानों को एक्सप्लॉइट करा डॉक्टर कफील साहब। आपने दाढ़ी के साथ
खिलवाड़ करा आपने, इस्लाम के साथ खिलवाड़ करा। अरे आप जेल में हर हफ्ते शेविंग क्यों नहीं कराई आपने? और जेल में कोई ऐसे थोड़ी है कि अगर जेल में जो हज्जाम है अगर वो शेव नहीं करा तो वहाँ पर प्राइवेट नाई भी होते हैं, वहाँ पर प्राइवेट नाई भी होते हैं, तो आपने उनसे क्यों नहीं अपना जो आपकी शेव बढ़ती थी साफ नहीं करवाया? आप क्यों बादशाह होकर बाहर निकले, इतनी लंबी दाढ़ी बनाकर बाहर निकले और अगले ही दिन आपने उस दाढ़ी पर उस तरह चला दिया? आपको नहीं पता कि इस्लाम के अहकामात क्या हैं? आपको नहीं पता कि इस्लाम क्या कहता है? या तो दाढ़ी बढ़ाओ मत या दाढ़ी कटाओ मत। तो आपने उस इस्लाम पे भी जन्नाटेदार चप्पल मारा डॉक्टर कफील साहब, आपने उस इस्लाम को भी जलील करा, उसको भी शर्मिंदा करा। और आज वही विनय दुबे भाई साफ मेंशन कर रहा है कि कफील ने दाढ़ी रखी थी फिर कटवाई क्यों? मैं भी कह रही हूँ कि रखी क्यों थी आपने, क्या मन्ना ही नहीं आते थे? तो आपने ये ड्रामा क्यों करा, किस वे में करा? और बाकी हमारा इस्लाम इस वाली बात को कहता है और मेंशन करता है कि अगर कोई बंदा आप पे एहसान करे आपको उसका थैंक्सफुल होना चाहिए, और विनय दुबे को आपको थैंक्स करना चाहिए था। ये थोड़ी है कि आप इंटरव्यू नहीं कर रहे, आप कभी इस एमपी से मिल रहे हैं, कभी आप उस एमपी से मिल रहे हैं, कभी राहुल गांधी से मिल रहे हैं, कभी मेनका गांधी से मिल रहे हैं, कभी प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं, कभी यहाँ पर जा रहे हैं, कभी वहाँ पर जा रहे हैं। तो आप तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो फिर क्या वजह है? आपको नहीं पता कि आपको किसने दुनिया में आपको फेम किसने करा, किन लोगों ने आपको सपोर्ट करा? तो आपने थैंक्स क्यों नहीं बोला? और थैंक्स नहीं बोला, विनय दुबे अगर बदनाम हुआ तो आपकी वजह से हुआ, तो आपने क्लियर करना चाहिए था। पब्लिक परेशान है, अभी तक परेशान है कि आया विनय दुबे ने आपके नाम पे चंदा खाया था या नहीं खाया था। ये बात आपको क्लियर करनी थी, बाहर आकर आपको करनी थी। आपने दो कम्युनिटी में ऐसे करके लड़ाई करवा दी, एक तरफ विनय दुबे हो गए, दूसरी तरफ मुसलमान समाज हो गया। आपने समाज को बांटने का काम करा है डॉक्टर कफील, आपकी वजह से आज समाज बढ़ गया है। आपकी वजह से आज जो डॉक्टर अयूब हैं, पीस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो जेल में, उन पे एनएसए लगी। आपने सिंगल वर्ड उठाया उनके लिए? आप बोले? वो भी आप ही के लिए बोले थे, वो भी आप ही के लिए बोले थे। और आज जेल में आप सब जगह अपनी मस्तियां करते फिर रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं तो मान ही नहीं सकती कि आपको ये वाली बात पता ना हो कि आपके लिए किन किन लोगों ने आवाज उठाई है। मुझे कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, मैं हाथ जोड़ती, मुझे कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, लेकिन आपने जो भारत में दो गुट कर दिए डॉक्टर कफील, ये आपने करा। हिंदू मुसलमान कर दिए आपने, हिंदू सोशल एक्टिविस्ट आपने एक तरफ कर दिए, मुसलमान आपने एक तरफ कर दिए। ये आपकी वजह से अराजकता फैली है। आपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, आपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, आपने बिल्कुल राजनीतिक रोटियां सेकी हैं अपनी। बंद करिए ड्रामेबाजी। और अब भी आपकी बीवी बात बात पे लाइव पर आती थी, रोती पीटती आती थी, शबिस्ता कफील, तो आपने 2 मिनट का लाइव आकर क्यों नहीं कहा कि डॉक्टर कफील को हमारे वकीलों ने बाहर निकाला और तमाम भारतीयों की दुआओं ने निकाला? क्यों नहीं करा आपने? एक लाइव बनता था, क्यों नहीं करा? आप तो अब तो आपके चेहरे पर दर्द भी नजर नहीं आता, जो दर्द जेल में नजर आता, तो जो बात बात पे आप लाइव करती थी, क्यों नहीं करा आपने? क्योंकि आप खुद चाहते थे कि समाज 2 गुटों में बटा रहे, हिंदू मुस्लिम होता रहे। आपने करा है 2 गुटों में, आपने बांटा है इस समाज को, डॉक्टर कफील ने बांटा है। और मुझसे बहुत सारे उन सोशल तंजीमों ने मुझसे कांटेक्ट करके कहा कि ऐमन रिजवी, डॉक्टर कफील प्री प्लान दोबारा जेल में गए हैं। मैं यकीन नहीं करती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदा दोबारा प्री प्लान जाए। तो उन्होंने कहा कि सिलेंडर कांड के बाद इनकी फैमिली चाहती थी कि ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, इसलिए इनको एनआरसी में कुदाया और इनको जान जान के शाहीन बागों में वहां भेजा गया जहां पर इनको योगी उठा सकता था। जान के इन्होंने वहां पर ड्रामे करे ताकि इनको पुलिस पकड़ के ले जाए, इन पे कोई केस लग जाए, और उसके बाद इनकी फैमिली चिल्लम चिल्ली मचाए और फिर इनको कोई पार्टी ले जाए। और इनको पार्टी ने उठा लिया। कांग्रेस को आपने देखा, कांग्रेस ने इनको फौरन उठा लिया, कांग्रेस इनको फौरन ले गई, इनको जयपुर में पूरा एक फार्म हाउस दे दिया, पूरा इनको फार्म हाउस मिल गया। अभी कांग्रेसियों से मिलते फिर रहे। बहुत अच्छी बात है। मैंने कितने लाइव में बोला कि हमें डॉक्टर कफील जैसे नेता चाहिए। मैंने खुद बोला कि डॉक्टर कफील जैसे लोग पॉलिटिक्स में आने चाहिए। और इनकी मम्मी, इनके अब्बा मना करते रहे, नहीं हमारा बेटा पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। फिर जब तुम्हारा बेटा पॉलिटिक्स में नहीं आएगा तो फिर वो क्या करता फिर रहा है? राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, तमाम यूपी के 4-5 MPs के साथ क्या करता फिर रहा है जब वो पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा? क्या करता फिर रहा है फिर तुम्हारा बेटा?
तो ये समाज को बांटने, सबसे बड़ा जो दुश्मन है इस वक्त समाज का मुसलमान ही है। मुसलमान कौम का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त मुसलमान है, चाहे वो हमारे उलमाए दीन हो या डॉक्टर कफील जैसे लोग हों। यही हमारे दुश्मन है, यही समाज में बंटवारा करवाते हैं। और दूसरी मिसाल मैं आपको बताती हूँ, एक डॉक्टर तारा शर्मा, डॉक्टर तारा शर्मा जो बिहार से थी, बिहार से डॉक्टर हैं, उन्होंने ओवैसी की पार्टी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा। और मैंने यहाँ तक मालूम करा कि उनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि वो ओवैसी की पार्टी को प्रमोट करें, क्योंकि ओवैसी जो है वो मुसलमान थे। लेकिन नहीं, डॉक्टर तारा शर्मा पे तो जुनून सवार था मुसलमानों को प्रमोट करने का, मुसलमानों को अच्छा बताने का, खूब करती रही। जिस लॉकडाउन में पूरा भारत बनता तो तारा शर्मा वहां पर पूरी की पूरी ओवैसी की पार्टी को प्रमोट करती रही, ओवैसी जी हूँ, ओवैसी जी हूँ। जब पूरा का पूरा उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया और इलेक्शन का वक्त आया, उन्होंने सोचा कभी तारा शर्मा को हमें एमएलए का टिकट देना पड़ जाए, उनको जलील करके पार्टी से निकाल दिया, जलील करके पार्टी से निकाल दिया ओवैसी की पार्टी ने। क्या मैसेज गया इस पे? वहां पर भी आपने दो गुट कर दिए। क्या मैसेज गया कि किसी मुसलमान की मदद करोगे तो मुंह की खाओगे, ये वाकई गद्दार होते हैं, ये मैसेज गया। तारा शर्मा सारी जिंदगी मुसलमानों की ना तो मदद करेगी ना यकीन करेगी। एक एमएलए का टिकट बचाने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है तुम जो एमएलए का टिकट है वो करोड़ों में बेचोगे, तारा शर्मा को हो सकता तुम्हें फ्री में देना पड़ जाता, इसलिए तुमने तारा शर्मा को इतनी तगड़ी पीछे से लात मारी कि उसको ना तो पार्टी में रहने दिया और जलील करके निकाला। और बात करते हैं ओवैसी साहब के, हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, हम मुसलमानों के रहनुमा हैं। तुम किसी के रहनुमा नहीं हो ओवैसी साहब, अगर तुम रहनुमा होते तो 45-40 करोड़ जितने मुसलमान हैं तुम्हारे साथ होते। अरे आज भी समाज का हर दूसरा आदमी ओवैसी साहब की तारीफ करता है, लेकिन क्यों नहीं है उनकी पार्टी में? क्योंकि ये पार्टी लेना ही नहीं चाहती, ये पार्टी लेना ही नहीं चाहती। महाराष्ट्र से 10 तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें मुझसे कांटेक्ट करी, उन्होंने मुझे बताया कि बहन ऐमन जी, ओवैसी साहब जो है, हम इनके पास ऑफिस में गए, इन्होंने हमें जलील करके निकाल दिया। हमने कहा हमें ले लो ताकि मुसलमानों की पावर मजबूत हो, इन्होंने निकाल दिया। बात करते हैं ये मैं मुस्लिम रहनुमा की और मैं शेर हूँ, तो जनाब ओवैसी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं या आपके वो लोग सुन पा रहे हैं जिनकी आंखें बंद हैं, तो इस्लाम में शूरा होता है। शूरा किसको कहते हैं? शूरा कहते हैं मशवरे को, मशवरे को। मशवरा कितने लोग करते हैं? मशवरे में एक से ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन ओवैसी साहब की पार्टी सिर्फ अकेली, सिर्फ ओवैसी साहब पर टिकी पड़ी हुई है। एजाज खान ने इनको प्रमोट करा, क्या करा एजाज खान के साथ? उसके लात मार दी। इन्होंने सोचा एजाज खान को लोग सुनते हैं फिर मुझे सुनना बंद कर देंगे, तो एजाज खान के लात मार दी। मैं ऐमन रिजवी लगातार 7 महीने से इनके पीए को फोन कर रही हूँ, ओवैसी साहब मैं मीम पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं ऐमन रिजवी 7 महीने से कॉल कर रही हूँ कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ, मुझे नेता नहीं बनना था, सिर्फ पार्टी ज्वाइन करनी थी। आज तक मेरे पास रिप्लाई नहीं आया, हाँ हम बताएंगे, हाँ हम बताएंगे। तो ये जब मुझे अपनी पार्टी में नहीं लेना चाहते तो आपको क्या लेंगे? क्या लेंगे? सारा पैसों की सौदागरी चल रही है, सारा पैसे का खेल चल रहा है। ये जितने मुसलमान पार्टियां बनाते हैं आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आप सोचते हैं ये हमारा रहनुमा है, टोपी लगाए हुए, 19 साल से इसकी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, 3 रोज़े रखता है हफ्ते में। अरे रोज़े रखते हैं अपने लिए रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं अपने लिए रखते हैं। ज़बरदस्त आइए, आइए सलमान खान आइए कि आइए आप ज़बरदस्त आइए। अब आप मुझे कुतिया बोलेंगे क्योंकि ओवैसी साहब का मसला ये देखिए, ये है हमारी कौम। सलमान खान मुझे कुतिया कहने आ गए क्योंकि मैंने हकीकत बता दी। ये है जैसे गोबर भक्त मोदी जी के हैं, ऐसे ही गोबर भक्त ईमान फरोश मुसलमानों में भी पाए जाते हैं जो टके टके पर बिकते हैं। ये वो ईमान फरोश हैं। कभी पूछा इन्होंने कि 40 करोड़ भारतीय मुसलमान ओवैसी साहब को सपोर्ट करना चाहता है तो क्यों नहीं वो उनको लेते? दिल्ली में मुसलमानों की 5 सीटें थीं, कुछ नहीं करा केजरीवाल ने मुसलमानों के लिए, लेकिन उसके बावजूद 5 और सीटें केजरीवाल निकाल कर ले गए। अरे दिल्ली में ये अपनी घुसपैठ कर सकते थे, बना सकते थे दिल्ली में ये अपनी पकड़, ये 5 सीटें ओवैसी साहब जीत सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं जीती क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे, ये चाहते ही नहीं थे कि मुसलमान मजबूत हों, सिर्फ ये मजबूत हों। जिस वक्त बाबरी मस्जिद शिलान्यास पार्ट 2 हो रहा था उस वक्त सारे मुसलमान डर रहे थे कि अल्लाह भारत में हिंदू मुस्लिम फिसाद ना हो, अल्लाह साथ खैरियत से शिलान्यास पार्ट 2 हो जाए। और उस वक्त ओवैसी साहब क्या कर रहे थे? ये स्ट्रीम मीडिया पे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि अगर वहां पे मंदिर बन जाता है तो हम फिर मस्जिद बनाएंगे। 28 साल से आप क्या कर रहे थे ओवैसी साहब? क्या कर रहे थे आप 28 साल से? 28 साल से मस्जिद शहीद हुई हुई है, कुछ करा आपने?
सिंगल वर्ड निकाला था आपने बाबरी मस्जिद के लिए? आप गए थे किसी मीम पार्टी को लेकर बाबरी मस्जिद गए थे? आपने कुछ करा था वहां पे लिए? जैसे ही शिलान्यास पार्ट 2 और जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं उसको खराब करने के लिए, आप हिंदू मुसलमान करने के लिए आप स्ट्रीम चैनल पर आ गए। जिस गोदी मीडिया को आप गोदी मीडिया कहते हैं, उसी पे आप डिबेट में बैठे हुए थे। आप यूट्यूब में तो नहीं इंटरव्यू दे रहे थे, आप तो बड़े बड़े चैनल अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत को इंटरव्यू दे रहे थे। तो किस खुशी में दे रहे थे? आप खुद चाहते थे कि भारत 2 हिस्सों में बढ़ जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए। जब मुसलमान मुसल्ले बिछा बिछा के दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इस वक्त भारत में टेंशन ना हो, 5 अगस्त में कोई हिंदू मुस्लिम फिसाद ना हो, उस वक्त आप जहर उगल रहे थे कि हम मंदिर यहीं बनाएंगे, हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। और आप ही के हैदराबाद में कितनी मस्जिदें शहीद हुई, जवाब दिया आपने। आप बाबरी मस्जिद की पतंग उड़ाकर यहाँ तक आ गए, बाबरी मस्जिद करते हुए आप यहाँ तक आ गए। हैदराबाद में आपके ही इलाके में 2-3 मस्जिदें शहीद नहीं हुई, तोड़ी गई। कोई मॉल में आई, कोई कहीं पर आई, कोई कहीं पर आई, आपने वहाँ आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि आपको भी पता था कि बाबरी मस्जिद कैश हो सकती है, तो बाबरी मस्जिद पे इशू उठा लो। और मेरे भाइयों और बहनों, मुझे पागल समझते हो, मुझे गालियाँ देते हो, दो, खूब अच्छे से दो मुझे गालियाँ। मैं गाली खाने ही लायक हूँ, क्योंकि तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, फैक्ट बताती हूँ, इसलिए मेरे पे गाली बनती है। जो तुम मुझे दो, खूब दो। आप ही सवाल करो, जहाँ पे भी ओवैसी साहब अपना बंदा खड़ा कर देते हैं वहाँ बीजेपी जीत जाती है। वहाँ बीजेपी कैसे सीट निकालती है? कैसे निकालती है? ओवैसी साहब क्यों नहीं निकालते, या दूसरा बंदा क्यों नहीं निकालता? तो बंद करो ये सब ड्रामे। कोई उलमाए दीन बन के हमें बेवकूफ़ बना रहा है, कोई मुस्लिम पार्टी बन के हमें शेर आया। अगर इस्लामिक पार्टी होती ओवैसी साहब की तो तमाम मुसलमान उनको सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं लेते, वो किसी को अपने अंदर लेने को ही तैयार नहीं है। और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं मीम ज्वाइन कर लो। आज मैंने बता दिया मीम की तुम्हें कि मीम की असलियत क्या है। 7 महीने से कॉल करिए, 4-5 कॉल करिए, नहीं उठाई। सेक्रेटरी उठाता, कहते हाँ बाद में कॉल करेंगे। कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस को मैं नजर नहीं आती? कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे कोई कॉल नहीं है। मुझे कॉल कहाँ से है? दलित समाज की तरफ से। तो फिर कैसे कहते हो तुम कि हाँ हम मुसलमान हैं, हमारी पार्टी है, हमारी शार्टी है? तो जिस ऐमन रिजवी को तुम सपोर्ट ना करना चाहो तो लानत है तुम्हारे ऊपर कि मुझे ऑफर भी है तो दलित समाज की पार्टियों से हैं। मैं जितने भी इंटरव्यूज मेरे लेते हैं, दलित समाज के चैनल लेते हैं, कोई एक सिंगल मुस्लिम चैनल बता तो कोई नहीं लेता, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ऐमन रिजवी ऊपर ना चली जाए, जबकि मुझे ऊपर नहीं जाना। मेरा खुदा मुझे ऊपर लेके जाएगा तो मैं ऊपर जाऊंगी, नहीं तो जहां खड़ी हूं वहीं खड़ी रहूंगी और हक पर बोलती रहूंगी। झूठ में कल भी नहीं बोलती थी, झूठ में आज भी नहीं बोलती, और मर जाऊंगी झूठ नहीं बोलूंगी। 1 पैसे का मैं इधर उधर नहीं करती, ना मैंने आज तक 1 पैसा खाया। और ऐमन रिजवी, कुछ तो बात होगी कि 11 महीने से आपके बीच में है। NRC में, शाहीन बाग में, लॉकडाउन में 1 दिन को मैंने आवाज़ बंद नहीं करी, आपको विद फैक्ट बताती रही, आपके साथ विद फैक्ट बात करती रही। हाथरस केस मैंने कितना उठाया, कितना मैंने कहा कि मुसलमान समाज हाथरस के साथ है, और मैंने यहाँ तक बताया कि हाथरस का जो केस है प्री प्लान करा गया है, दलित समाज को जान के टारगेट करा गया है, ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है। यही वजह है कि आज तक और जी न्यूज़ वाले वहाँ पहुँचे, ABP वाले पहुँचे, दूसरा स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुँचा, यूट्यूबर नहीं पहुँचे, क्योंकि ये समाज में अराजकता फैलाना चाहते थे। ये गोदी मीडिया फैलाना चाहता था। मनीषा बाल्मीकि पे जो पूरे समाज में अराजकता फैली, आपको गुस्सा आया। क्यों आया आपको गुस्सा? क्योंकि आपने वो चिता देखी जलती हुई जिसको पेट्रोल से जलाया गया, तो वहाँ रिपोर्टिंग कौन कर रहा था? वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था आज तक वाले, ABP वाले, वो दिखा रहे थे देखो मनीषा बाल्मीकि की लाश को ही पेट्रोल डाल के जला रहे हैं। सर किसकी लाश है? सर ये मनीषा बाल्मीकि की लाश है। तो आपको किसने बताया? इस गोदी मीडिया ने आपको बताया। फिर दोबारा 2 दिन बाद इसी गोदी मीडिया ने, ABP ने दिखाया कि देखो ये हो गया, रेप हो गया, मैं जंगलों से आई हूँ। नफरतों की राजनीति भी आपके साथ गोदी मीडिया ने करी, ये सारा षड्यंत्र गोदी मीडिया ने आपके साथ रचा। पूरे भारत को ये वाली बात आपको गोदी मीडिया ने बताई। और इवन जिस निर्भया का हमें आज तक नाम नहीं पता, जिस निर्भया की हमने मम्मी पापा को आज तक नहीं देखा, उसके बहन भाइयों को हमने आज तक नहीं देखा, इसी गोदी मीडिया की इनायत रही कि मनीषा बाल्मीकि का नाम सबको पता है, मनीषा बाल्मीकि का खानदान का सबको पता है, मनीषा बाल्मीकि घर का पता है, मनीषा बाल्मीकि के भाई का पता है, ताऊ का पता, सबका पता है। तो ये बात किसने लीक करी? इसी गोदी मीडिया ने लीक करी, इसी गोदी मीडिया ने लीक करी।
आ गए नदीम खान, चुप करो बहन, हाँ आ जाइए, अच्छा ये वैसे के पालतू हैं, ये आ गए। सच हजम नहीं होता भारतीयों से, ये इतने खबीस हो चुके, ये मुसलमान इतने ईमान फरोश हो चुके कि भारत में सिर्फ सारे मुसलमान जितने हैं ये ज़्यादातर मुनाफिक मुसलमान हैं। अरे इनको मतलब नहीं पड़ोस से जनाजा उठ जाए, इनको मतलब नहीं, इनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होती। जहेज के नाम पे, आवारागर्दी के नाम पे इस वक्त मुस्लिम समाज में बाकायदा सूद पे पैसे उठाया जाता है, हमारे समाज में सूद पे पैसा उठाया जाता है। और फिर बात करते हैं इस्लाम की, फिर बात करते हैं इस्लाम की। जहेज इनको चाहिए, आवारागर्दियाँ इनको चाहिए, गर्लफ्रेंड इनको चाहिए, ज़कात खैरात इनको चाहिए। एक तो ज़कात खैरात देते नहीं है, ऊपर से ज़कात खैरात इनको ही चाहिए, इनको ही चाहिए। अब बहुत सारे लोग आएंगे, मुझे बीजेपी की औरत भी बोलेंगे, मुझे आरएसएस की औरत भी बोलेंगे, क्योंकि सच इनको सुनने की आदत नहीं है, सच इनसे हजम नहीं होता, सच इनसे हजम नहीं होता। और ये सच्चाई है कि अगर डॉक्टर कफील मुझे कहीं सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आप आएँ और इस वाली बात को क्लियर करें कि आपको जेल से बाहर लाने में किन किन लोगों ने रोल प्ले अदा करा। मेरा नाम मेंशन मत करना और बताएं कि विनय दुबे ने आपके नाम पर कितना पैसा खाया, क्योंकि 4 यूट्यूबर को तो मैं जानती हूँ जिन्होंने मुझसे कहा कि अमन जी विनय दुबे ने 13 करोड़ खाया। बाद में विनय दुबे की मैंने वीडियो सुनी तो उन्होंने उसमें 13 लाख बोला। मैं उन यूट्यूबर का नाम मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन 3 बड़े बड़े मिलियन है उनके सब्सक्राइबर और उन्होंने मुझसे बोला कि 13 करोड़ खाया। तो आपको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि पूरा मुसलमान आपने डिवाइड कर दिया है, पूरे हिंदू मुसलमान आपने कर दिया। डॉक्टर कफील अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने के लिए आपने भारत में अराजकता फैलाई, आपने ये सारा ड्रामा करा ताकि भारत आपकी वजह से हिंदू मुसलमान होता है, मरते तो मर जाए, आप तो आराम से आज़ाद हो गए, कहीं से भी आप टिकट ले लेंगे। आपने खुद का, मैं सबसे पहले बिहार जाऊँगा कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर आप जाके कांग्रेस की कन्वेंशन करेंगे। मैं कांग्रेस की अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कांग्रेस जहां गलत होगी वहां कांग्रेस को गलत कहती हूं, जहां सही होती है वहां सही कहती हूं। लेकिन आपने जो ये ड्रामे करे, आपने जो हिंदू मुस्लिम करा है, आपने जो हिंदू सोशल एक्टिविस्ट एक तरफ कर दिया, मुसलमानों को एक तरफ कर दिया, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर कफील अगर आप इन सब चीज़ों से अनजान हैं कि आपके भाइयों ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, आपके नाम पर पैसा खाया है, तो प्लीज़ आप आएँ और एक वीडियो बनाकर डालें कि आप नहीं जानते थे, और आप थैंक्स करें विनय दुबे का। और अगर विनय दुबे गलत है तो एक्सपोज करें। अगर अभी भी आपको लगता है कि विनय दुबे गलत हैं तो आप विनय दुबे को एक्सपोज करें, क्योंकि पूरा भारत जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था, आखिर हुआ क्या था कि विनय दुबे ने कितना पैसा खाया, वो वकील कौन थे जो विनय दुबे ने करे, और वो वकील कौन थे जो आप कह रहे हैं आपने करे। आप पूरा का पूरा आकर एक लाइव बनाएं, आप नहीं बना सकते तो आपकी बीवी तो बात बात पे लाइव करती थी, शबीस्ता कफील तो बात बात पे लाइव करती थी, तो अपनी बीवी को लिख कर दे दें पॉइंट, वही लाइव कर देंगी ताकि पब्लिक का भ्रम दूर हो और पब्लिक के बीच में जो ये अराजकता फैल गई है। और विनय दुबे खुद कह रहे हैं कि कौन हिंदू और मुसलमानों की सपोर्ट करेगा अगर मुसलमान इस तरह के एहसान फरामोश होते हैं। तो बिल्कुल सही बोला विनय दुबे ने, कौन करेगा फिर हमारी सपोर्ट। आपने हिंदू मुस्लिम कर दिया, आपने हिंदू मुस्लिम करवा दिया, पूरी अराजकता फैलवा दी समाज में सिर्फ एक डॉक्टर कफील ने। और वही डॉक्टर कफील जिसके लिए हर समाज खड़ा था, हिंदू समाज, मुसलमान समाज, दलित समाज, ओबीसी एससी एसटी समाज, ईसाई समाज, इंटरनेशनल मुद्दा बना था, किसने बनाया था? सब सोशल एक्टिविस्ट ने बनाया था। अगर आपकी फैमिली में इतनी हिम्मत होती, इतना हौसला होता, तो आपकी बीवी तो कब की आपको निकलवा के बाहर कर देती। आप में तो इतना दम था। तो सोशल मीडिया पे आपको वायरल किसने करा? इन्हीं सोशल एक्टिविस्ट ने करा, इनके लाइव ने करा, इनके इंटरव्यू ने करा। तो आप उस वाली बात के लिए प्लीज़ आके एक वीडियो बनाएं। और आपके पास अगर टाइम नहीं है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसों से फुर्सत नहीं है, एमपी से मिलने की फुर्सत नहीं है, तो आपकी बीवी जो बात बात पे लाइव करती थी, उनसे ही कह दी कि 2 मिनट का एक लाइव बनाकर विनय दुबे को थैंक्सफुल कर दें। जो समाज में आपने अराजकता फैलाई है, उस अराजकता को प्लीज़ आप दूर करिए। हम लोग ऑलरेडी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, इस कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, ऊपर से हम सरहदों पर जूझ रहे हैं, ऊपर से आपने ये एक और नया फितना खड़ा कर दिया हमारे लिए कि आपने समाज को बांट दिया, आपने सोशल एक्टिविस्ट को बांट दिया, आपने हिंदू मुस्लिम कर दिया। तो इन चीज़ों को आप सुनिए और समझिए और प्लीज़ इसका जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों करा। आपकी वजह से पीस पार्टी के डॉक्टर अय्यूब जेल में बंद हो गए, आपकी वजह से हुआ डॉक्टर कफील, क्योंकि उन्होंने आपका मुद्दा उठाया था, आपकी वजह से हुआ। और आपने उनके लिए सिंगल वर्ड नहीं उठाया, सिंगल वर्ड नहीं उठाया। अब तो बहुत दिन हो गए आपको जेल से आए हुए, फैमिली के साथ मौज मस्ती करते हुए, तो अब करिए ना। आप सोनिया गांधी के पास, मेनका गांधी के पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, मुझे तो नाम भी याद नहीं था, आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो जब आपके पास इतना वक्त है तो एक 5 मिनट का वक्त तो आप निकाल सकते हैं। कहीं तो फुर्सत से बैठते होंगे आप,
कहीं तो बैठते होंगे, तो उसी फुर्सत के लम्हों में 5 मिनट की प्लीज आप वो वीडियो बनाकर क्लियर करें कि आपके साथ जो आपने ड्रामा करा है, ये जो आपने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी है और समाज को 2 गुटों में बांट दिया, आपने विनय दुबे को मेरा दुश्मन बना दिया। विनय दुबे आज मेरे दुश्मन आपकी वजह से बने, आपकी वजह से बने, क्योंकि मैंने आपको सपोर्ट करा। मैंने विनय दुबे को आपके कहने पर एक्सपोज करा। आपने कहा कि इनको करो क्योंकि 13 करोड़ इन्होंने हमारे नाम पे खाया है और ये 5 स्टार में पड़े हुए हैं। ये कफील की फैमिली की वजह से हुआ सारा का सारा। इन लोगों ने मुझे मिसयूज करा, इन लोगों ने मेरा भी मिसयूज करा। तो लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा रिवार्ड मेरा खुदा देगा, मुझे आप लोगों से रिवार्ड नहीं चाहिए। लेकिन आप विनय दुबे को थैंक्स करें या एक्सपोज करें, क्योंकि इस वक्त आपकी वजह से पूरे भारत में अराजकता फैल चुकी है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, और अगर आप कोई डॉक्टर कफील को जानते हैं, उनकी फैमिली से, तो ये लाइव उन तक पहुंचाएं कि उन्होंने क्या कर दिया इस समाज के साथ। वो तो अरे आप तो डॉक्टर थे, आप तो इंसानियत बचा रहे थे, आप तो संविधान बचाने की बात कर रहे थे, आप तो बच्चों को बचा रहे थे। तो क्या वजह है कि आपने आज यहाँ भारत की शांति भंग कर दी? आपने हिंदू मुस्लिम 2 गुटों में बांट दिया। कुछ विनय दुबे को कह रहे हैं, कुछ मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ये आपकी वजह से दे रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर तुम नहीं समझ पाए कि तुम्हारे लिए कौन वेल विशर है, कौन तुम्हारा दुश्मन है, कौन आस्तीन का सांप है, तो तुम इसी तरह डसे जाते रहोगे, कभी अपने मुस्लिम रहनुमाओं के हाथों, कभी इन लोगों के हाथों, कभी इन ऐसे नौटंकियों के हाथों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी